नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक चल रहे थे। कल हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की एक क्लास की थी। आज वर्ल्ड हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं आज। पहला प्रश्न है कि मैसाचुसेट्स के में अंग्रेज बस्ती की स्थापना 1629 में निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो मैसाचुसेट्स में अंग्रेज बस्ती की जो स्थापना हुई थी 1629 में, यह 1629 में जो अंग्रेज बस्ती की स्थापना करने वाले थे वो थे जॉन वाइट। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैसाचुसेट्स में अंग्रेज बस्ती की स्थापना जॉन वाहिट के द्वारा की गई थी। मैरीलैंड में अंग्रेज बस्ती की स्थापना सेसिल कोलबर्ट, लॉर्ड वाल्टिमार के द्वारा की गई। रोड आयरलैंड में अंग्रेज बस्ती की स्थापना रॉजर विलियम्स के द्वारा की गई। पेंसिल्वेनिया में अंग्रेज बस्ती की स्थापना जो विलियम पेन नामक क्वेकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में 1607 में टेम्स डाउन नामक बस्ती की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो वर्जीनिया क्षेत्र में 1607 में जेम्स टाउन नामक बस्ती की जो स्थापना है यह किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यह हुई थी क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में। अप्रैल 1607 में लंदन कंपनी ने कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 3 जहाज अमेरिका भेजे। इन जहाजों ने चेसापीक पहुंचकर लंगर डाला और इस प्रकार उत्तर अमेरिका में वर्जीनिया में पहली स्थायी ब्रिटिश बस्ती बसी। इंग्लैंड की कुमारी रानी एलिजाबेथ प्रथम के नाम पर इस बस्ती का नामकरण वर्जीनिया कर दिया, जिसका संस्थापक जॉन स्मिथ था। 1607 में जेम्स नदी के किनारे यहाँ का प्रमुख शहर जेम्स टाउन बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का पहला समाचार पत्र बोस्टन न्यूज लेटर किस वर्ष संपादित हुआ था? तो अमेरिका का जो पहला समाचार पत्र है बोस्टन न्यूज लेटर, यह प्रकाशित हुआ था 1704 के अंदर। 1704, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमेरिका का पहला समाचार पत्र बोस्टन न्यूज लेटर 1704 में जॉन केवेल के द्वारा प्रकाशित किया गया। एंड्रयू ब्रैडफोर्ड ने 1719 में अमेरिकन मर्करी और 1725 में न्यूयॉर्क बजट नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1764 में यह अभियान चलाया गया कि इंग्लैंड की संसद में को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हो? तो किसके द्वारा 1764 में यह अभियान चलाया गया कि इंग्लैंड की संसद को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हो? तो यह किसके द्वारा अभियान चलाया था? तो यह अभियान चलाया था जेम्स ओटिस के द्वारा। स्टाम्प एक्ट के पहले 1764 में जेम्स ओटिस ने यह अभियान चलाया कि इंग्लैंड की संसद को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र जुंटो की स्थापना की थी, जिसमें अमेरिका फिलोसॉफिकल समिति का जन्म हुआ था। रोड आइलैंड के गवर्नर स्टीफन हॉपकिंस के द्वारा द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड नामक पुस्तक की रचना स्टीफन हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। थॉमस पेन ने 10 जनवरी 1776 में अपनी पुस्तक कॉमन सेंस प्रकाशित की, जिसमें लिखा था कि यह मानना कि अमेरिका महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेश शक्ति के अधीन रहेगा किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कानून के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में लोगों ने इतना सोच विचार किया जितना उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में नहीं किया था। जेम्स ओटिस का यह कथन किसके संबंध में था? तो जेम्स ओटिस ने यह किसके संबंध में कहा कि यह इस कानून के विरोध में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में लोगों ने इतना सोच विचार किया जितना उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में नहीं किया। तो यह कौन से कानून के इस संबंध में बात की गई? तो यह की गई थी शुगर एक्ट से संबंध में। शुगर एक्ट जो 1764 में पारित हुआ था, इसके अंतर्गत शीरे, रम, चीनी पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया, जिसके तहत समाचार पत्रों तथा कानूनी व व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया। लेकिन अमेरिकी लोगों के कारण रोंकिगम सरकार ने स्टाम्प एक्ट को रद्द कब किया था? तो
रोकिंगम सरकार के द्वारा स्टाम्प एक्ट को रद्द कब किया गया था? तो इसको जो लागू किया था ग्रीनविले ने 1765 में किया था और इसको रद्द किया था 1766 के अंदर। तो अगले ही वर्ष इसे वापस रद्द कर दिया था। मार्च 1766 में रोकिंगम सरकार ने स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। रोकिंगम ने यद्यपि स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया, लेकिन दूसरी ओर यह घोषणा की कि अमेरिकी उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता विद्यमान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका अमेरिका क्रांति के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किस उपनिवेश को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने भाग लिया था? तो अमेरिकी क्रांति के दौरान पहली महाद्वीपीय कांग्रेस में किस उपनिवेश को छोड़कर बाकी सभी उपनिवेशों ने भाग लिया था? तो जॉर्जिया को छोड़कर बाकी सभी उपनिवेशों ने भाग लिया था। सितंबर 1774 में पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया नगर में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था, जिसमें 13 उपनिवेशों में से 12 उपनिवेशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। मैसाचुसेट्स की तरफ से जॉन एडम्स तथा सैमुअल एडम्स ने भाग लिया। वर्जीनिया से जॉर्ज वॉशिंगटन तथा पैट्रिक हेनरी ने भाग लिया। दक्षिणी के कैरोलिना से जॉन रूट जेल ने, रोड आयरलैंड से स्टीफन ने, पेंसिल्वेनिया से जॉन डिकेसन ने और न्यूयॉर्क से के जॉन ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है? तो यह बात किसने कही थी कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो? तो यह कथन है पैट्रिक हेनरी का। स्टाम्प एक्ट के विरोध में पैट्रिक हेनरी ने कहा था कि या मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। स्टाम्प एक्ट के विरोध में अमेरिका के स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष टाउनशेड योजना को रद्द किया गया था? तो टाउनशेड योजना जो है इसको रद्द कब किया था? तो इसको रद्द किया था 1770 ईस्वी में। टाउनशेड के द्वारा चाय शीशा रंग धातु मुद्रा और कागज पर कर लगाए गए थे, जिसे अमेरिकी लोगों ने अस्वीकार कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में पेंसिल्वेनिया के किसान चार्ल्स डिकिंसन के लेटर्स फॉर्मस ब्रिटेन तक पहुंचाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था? तो बोस्टन जो हत्याकांड हुआ था यह हुआ था 5 मार्च 1770 को। तो 5 मार्च 1770 को है जो बोस्टन हत्याकांड हुआ था। 5 मार्च 1770 में बोस्टन शहर में पुलिस व प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें 5 लोग मारे गए। यह घटना बोस्टन हत्याकांड नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। 16 दिसंबर 16 दिसंबर को बोस्टन टी पार्टी लॉर्ड नॉर्थ जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने महसूस किया कि अमेरिका में चाय ज्यादा महंगी बिक रही है, क्योंकि भारतीय चाय इंग्लैंड होकर अमेरिका जाती थी। तब उन्होंने कानून बनाकर सीधे ही भारतीय चाय को अमेरिका भेजना शुरू कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव तस्करों पर पड़ा। तस्करों को पूर्व व्यवस्था में फायदा हो रहा था और जब भारतीय चाय की खेप बोस्टन बंदरगाह पहुंची, तब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को चाय की 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस कार्य में वहां के बड़े तस्कर जॉन ब्राउन का बड़ा हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की घटना कब हुई थी? तो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की जो घटना है यह घटना हुई थी 19 अप्रैल 1775 को। गवर्नर गेज ने जब यह सुना कि विद्रोही बोस्टन ने 18 मील दूर कॉनकॉर्ड नामक गांव में सैनिक सामान जुटा रहे हैं, तब उसने इस सामान को हस्तगत करने हेतु एक सैनिक टुकड़ी भेजी। 19 अप्रैल 1775 को स्वयंसेवकों की टुकड़ी ने लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के युद्धों में ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ युद्धों के नाम दे रखे हैं, कुछ छोटी लड़ाइयों के नाम दे रखे हैं, इनको हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो लड़ाई है बेंडीवाइन की लड़ाई, तो बेंडीवाइन की जो लड़ाई है यह लड़ाई हुई थी 11 सितंबर 1777 को। तो 11 सितंबर 17 को बेंडीवाइन की लड़ाई। बंकर हिल की लड़ाई, तो बंकर हिल की जो लड़ाई है यह हुई थी 1775 में। तो बंकर हिल की लड़ाई 1775 में। तीसरे नंबर पर है यार्क टाउन की लड़ाई हुई थी 1781 के अंदर। और चौथे नंबर पर है सारागोटा
सारागोटा की जो लड़ाई हुई थी, यह हुई थी 1777 में। 1777 में यह लड़ाई हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा 1775 बंकर हिल की लड़ाई। बंकर हिल की लड़ाई के बाद दूसरे नंबर पर आएगा बैंडीवन की लड़ाई जो 1777 की है। तीसरे नंबर पर आएगा सारागोटा की लड़ाई जो भी 1777 की है। और चौथे नंबर पर आएगा यॉर्क टाउन की लड़ाई जो 1781 की है। तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। बंकर हिल की लड़ाई 17 जून 1775 को अमेरिका क्रांतिकारी युद्ध के पहले चरण में बोस्टन की घेराबंदी के दौरान लड़ी गई। मोंडे मोंडीवाइन की लड़ाई ब्रॉन्डीवाइन की जो लड़ाई है यह 11 सितंबर 1777 को अमेरिकी जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन की अमेरिकी महाद्वीपीय सेना और जनरल सर विलियम के बीच हुई थी। सारागोटा की जो लड़ाई है यह 19 सितंबर और 7 अक्टूबर 1977 को हुई थी। यॉर्कटाउन की जो लड़ाई है यह 19 अक्टूबर 1781 को जनरल कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेफ्लावर नामक जहाज से अंग्रेज अमेरिका कब पहुंचे थे? तो मेफ्लावर नामक जहाज से जो अंग्रेज अमेरिका पहुंचे थे ये पहुंचे थे 1620 ईस्वी में। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अमेरिका के सुदूर उत्तर में स्थित बस्ती प्लिमिथ में 1620 में इंग्लैंड से धार्मिक कारणों से पलायन कर मेफ्लावर नामक जहाज से आए विस्थापितों को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कब की गई थी? तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1743 में की गई थी। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1743 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना वर्जीनिया में किस वर्ष हुई थी? तो विलियम एंड मेरी कॉलेज की जो स्थापना है यह वर्जीनिया में हुई थी 1693 में। हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना 1636 में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में की गई थी। विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना 1793 में वर्जीनिया में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स ऑफ कॉलोनिड्स नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट्स ऑफ कॉलोनिड्स नामक पुस्तक की जो रचना है यह सैमुअल एडम्स के द्वारा की गई थी। सैमुअल एडम्स के द्वारा 1772 में उपनिवेशों के अधिकारों को रोकने के उद्देश्य से पत्र व्यवहार समिति का गठन किया गया। 1769 में इसके द्वारा राइट्स ऑफ कॉलोनिड्स नामक पुस्तक लिखी गई थी। सैमुअल एडम्स ने बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के नारे को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का जो आयोजन है यह हुआ था 10 मई 1775 को। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बोस्टन के एक व्यापारी हैनकॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में गलत कथन कौन सा है? पहला कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का प्रस्ताव रिचर्ड हेनरी ली के द्वारा लाया गया था। तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का जो पत्र है यह इसका प्रस्ताव है जो रिचर्ड हेनरी ली के द्वारा लाया गया, यह सत्य है। दूसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का पत्र का अनुमोदन जो है जॉन एडम्स के द्वारा किया गया, तो यह भी सत्य है। तीसरा कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों द्वारा स्वीकार किया गया था, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि न्यूयॉर्क को छोड़कर सभी उपनिवेशों के द्वारा जो स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था, तो यहाँ पर जॉर्जिया नहीं होगा, न्यूयॉर्क होगा। न्यूयॉर्क के अलावा जो न्यूयॉर्क को छोड़कर इसके अलावा बाकी सभी उपनिवेशों ने जो इस स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को स्वीकार किया था, तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा है कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में पांच सदस्यों पांच सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में 5 सदस्यों कमेटी का गठन किया गया, जिसमें थॉमस जेफरसन अध्यक्ष थे। तो जो स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में कमेटी गठित की थी जिसमें 5 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थॉमस जेफरसन थे, तो यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, जॉर्जिया की जगह न्यूयॉर्क आएगा। न्यूयॉर्क को छोड़कर सभी उपनिवेशों के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में फ्रांस कब शामिल हुआ था? तो इंग्लैंड के विरुद्ध जो अमेरिकी क्रांति हुई थी इसमें फ्रांस 1778 के अंदर शामिल हुआ था। फ्रांस 1778 में, स्पेन है जो 1779 में और हॉलैंड है जो 1780 में शामिल हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन बंदरगाह के निकट जॉर्जटाउन की पहाड़ियों में लड़ा गया बंकर हिल का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो बंकर हिल का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 17 जून 1775 को। 17 जून 1775 को बोस्टन बंदरगाह के निकट चार्ल्स टाउन की पहाड़ियों में लड़ा गया बंकर हिल का युद्ध ब्रिटिश सैनिकों तथा अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य लड़ा गया पहला युद्ध था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति विलियम हॉर्वे के नेतृत्व वाली सेना ने अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहे प्रेस्कोट वाली सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेंटन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेंटन का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था दिसंबर 1776 में। ट्रेंटन का युद्ध दिसंबर 1776, प्रिंस कट का युद्ध जनवरी 1777 और सारागोटा का युद्ध जो अक्टूबर 1777 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यॉर्क टाउन की लड़ाई में कॉर्नवालिस ने कब समर्पण किया था? तो यॉर्क टाउन की लड़ाई में कॉर्नवालिस ने समर्पण किया था 19 अक्टूबर 1781 को। अमेरिकी क्रांति की अंतिम लड़ाई वर्जीनिया के यॉर्क टाउन में 19 अक्टूबर 1781 को हुई थी। फ्रांसीसी सेनापति लाफायते के सहयोग से जॉर्ज वॉशिंगटन ने ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को यॉर्क टाउन में पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को जब इसकी सूचना मिली तो उनके मुंह से निकला, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो अमेरिका के उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान जो कौन सी संधि के तहत दी गई थी? तो पेरिस की संधि के तहत। 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के तहत अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस संधि में अमेरिका की तरफ से बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स तथा ब्रिटेन की तरफ से डेविड हर्टले व रिचर्ड ओसवाल्ड ने संधि वार्ता में भाग लिया था। इस संधि के तहत अमेरिका की 13 औपनिवेशिक बस्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में सर्वप्रथम किसने उपनिवेश बसाया था? तो अमेरिका के अंदर जो सर्वप्रथम उपनिवेश बसाया था यह बसाया था स्पेन के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। स्पेन वासियों ने 1765 में फ्लोरिडा पर अधिकार कर सेंट ऑगस्टिन नामक बस्ती की स्थापना की। यह बस्ती संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर एक्ट को लागू करने वाला इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो शुगर एक्ट को जो लागू करने वाला इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे ग्रीनविले। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। ग्रीनविले ने उपनिवेश को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम प्रस्तावित किए थे, जिसमें शुगर एक्ट जो सबसे प्रमुख था। इसके अनुसार सीरे, रम तथा चीनी पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू किया था। यह कथन किसका है? तो यह बात किसने कही थी कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू किया था? तो यह कथन कहा था ट्रेवलियन के द्वारा। ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेवलियन ने लिखा है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया था। इससे पहले अमेरिका से आने वाली रिपोर्टों को कभी महत्व नहीं दिया गया था। 1763 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्रीनविले ने महसूस किया कि ओहियो और मिसिसिपी नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों के विशाल भूभाग को फ्रांसीसियों से जीता गया है। उसकी रक्षा पर होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा अमेरिकी उपनिवेशों से लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का प्रस्तावक कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था उसके प्रस्तावक थे रिचर्ड हेनरी। 3 नंबर ऑप्शन। कांग्रेस के समक्ष वर्जीनिया के प्रतिनिधि रिचर्ड हेनरी ली ने उपनिवेशों की स्वाधीनता की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे जॉन एडम्स के अनुमोदन के बाद 2 जुलाई 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा जो थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कब बुलाई गई थी? तो अमेरिका के अंदर जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस है यह बुलाई थी 1774 ईस्वी में। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन में 12 उपनिवेशों जॉर्जिया को छोड़कर के कुल 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वर्जीनिया के पेटान रुडोल्फ इसके अध्यक्ष बनाए गए। इनकी मृत्यु के बाद दक्षिणी कैरोलिना के हेनरी मिडल्टन ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ मैन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो राइट ऑफ मैन है जो थॉमस पेन की रचनाएं हैं। थॉमस पेन की रचनाओं में राइट्स ऑफ मैन, अमेरिकन क्राइसिस और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तीनों है जो थॉमस पेन की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस के किस सेनापति ने भाग लिया था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस के जो सेनापति थे भाग लेने वाले वो थे लाफायते। एक नंबर ऑप्शन, लाफायते ने अमेरिका तथा फ्रांस दोनों की क्रांतियों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो नारा है यह दिया था जेम्स ओटिस के द्वारा। स्टाम्प एक्ट के विरोध में न्यूयॉर्क सम्मेलन में अमेरिका में कर लगाने के इंग्लैंड के मौलिक अधिकारों का विरोध किया गया। विरोध का कारण आर्थिक बोझ न होकर सैद्धांतिक था। अमेरिका मानता था कि इंग्लैंड की सरकार को बाहरी कर लगाने का अधिकार तो है, परंतु आंतरिक कर केवल स्थानीय मंडल ही लगा सकते हैं। इस कारण जेम्स ओटिस के द्वारा प्रसारित नया नारा बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं काफी लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में नेविगेशन एक्ट कब लागू किया गया? तो इंग्लैंड के द्वारा जो अमेरिका में नेविगेशन एक्ट है जो 1651 ईस्वी में लागू किया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेरिकी बस्तियों में हस्तक्षेप का सिलसिला 1634 में आरंभ हुआ, जब जेम्स की सरकार ने वर्जीनिया के तंबाकू निर्यात के लिए विदेशी जहाजों का प्रयोग वर्जित घोषित कर दिया। 1651 में जिया सरकार के द्वारा जहाजरानी अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी बस्तियों के सभी आयात निर्यात इंग्लैंड या उपनिवेशों में निर्मित जहाजों के द्वारा ही किए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट के विरोध में कितनी अमेरिकन बस्तियों ने न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे स्टाम्प एक्ट कांग्रेस के नाम से जाना जाता है? तो स्टाम्प एक्ट के विरोध में कितनी अमेरिकन बस्तियां थी जिन्होंने न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिस सम्मेलन को स्टाम्प एक्ट कांग्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर है जो 9 बस्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया था। मैसाचुसेट्स विधानसभा के आह्वान पर 9 अमेरिकन बस्तियों के 37 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे स्टाम्प एक्ट कांग्रेस के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता टिमोथी रगल्स के द्वारा की गई थी तथा इसके सचिव जॉन कॉटन चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना अध्यक्ष कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना का जो सेना अध्यक्ष था वह था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता था। जॉर्ज वॉशिंगटन को धैर्य निष्ठा के कारण रेफेवियस की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारागोटा के युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन ने किस अंग्रेज सेनापति को पराजित किया था? तो सारागोटा के युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन ने किस अंग्रेज सेनापति को पराजित किया? तो यह किया था बुर्गोयान। 16 अक्टूबर 1777 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने अंग्रेज जनरल बुर्गोयान को सारागोटा के युद्ध में पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए विवश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के पश्चात अमेरिकी संविधान के फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किस राज्य को छोड़कर 12 राज्यों ने भाग लिया था? तो अमेरिकी क्रांति के पश्चात अमेरिकी संविधान के फिलाडेल्फिया सम्मेलन का जो आयोजित हुआ उसमें कौन से राज्य को छोड़कर बाकी 12 राज्यों ने भाग लिया था? तो इसमें रोड आयरलैंड ने छोड़कर बाकी सभी 12 राज्यों ने भाग लिया था। 25 मई 1787 को जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में आयोजित फिलाडेल्फिया सम्मेलन में रोड आइलैंड को छोड़कर 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वर्जीनिया राज्य द्वारा संघीय सरकार को शासन को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जो वर्जीनिया योजना के नाम से जाना गया। 27 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, जिसमें 7 अनुच्छेद और 13 धाराएं हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति तथा जॉन एडम्स को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो अमेरिका की स्वतंत्रता का जो प्रारंभ है यह 4 जुलाई 1776 से माना जाता है। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा, हम जो कि अमेरिका के संयुक्त राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह प्रकाशित और घोषित करते हैं कि यह बस्तियां स्वतंत्र होनी चाहिए। इस घटना के बाद अमेरिका का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता प्रस्ताव को स्वीकृत करने वाली 5 सदस्यीय समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अमेरिका स्वतंत्रता प्रस्ताव को स्वीकृत करने वाली जो 5 सदस्यीय समिति है, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन है जो शामिल नहीं है, जेफरसन, रोजर शर्मन और जॉन एडम्स, ये तीनों इसी समिति में शामिल है। अमेरिका स्वतंत्रता प्रस्ताव को स्वीकृत करने वाली समिति की अध्यक्षता थॉमस जेफरसन के द्वारा की गई थी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य है, तो इसमें जो 5 सदस्य है, जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रोजर शर्मन और इसके अलावा लिविंगस्टोन इसके सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किस उपनिवेश बस्ती ने भाग नहीं लिया? तो पहली महाद्वीपीय कांग्रेस में कौन सी उपनिवेश बस्ती ने भाग नहीं लिया था? तो वह भाग नहीं लिया था जॉर्जिया ने। जॉर्जिया 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। इसमें जॉर्जिया को छोड़कर 12 बस्तियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्सिंगटन से चली पहली गोली को दुनिया ने सुना, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन किसने कहा था कि लेक्सिंगटन से चली पहली गोली को दुनिया ने सुना था? तो यह बात कही थी इमर्सन ने। यह घटना 19 अप्रैल 1775 को हुई थी, जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए। इमर्सन का कथन है कि लेक्सिंगटन से चली पहली गोली को पूरी दुनिया ने सुना था। सैमुअल एडम्स ने कहा था कि कैसी खूबसूरत सुबह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जून 1775 को बंकर हिल की लड़ाई में वॉशिंगटन किस ब्रिटिश सेनापति से पराजित हुआ था? तो 17 जून 1775 को बंकर हिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें वॉशिंगटन ने जो कौन से ब्रिटिश सेनापति से पराजित हुआ था? तो यह हुआ था विलियम हॉ के द्वारा पराजित। बंकर हिल का युद्ध 17 जून 1775 को वॉशिंगटन तथा ब्रिटिश सेनापति विलियम हॉ के मध्य हुआ था, जिसमें वॉशिंगटन पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में मेमत का युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो मेमत का युद्ध हुआ था, यह मेमत का युद्ध हुआ था 1778 में। 1778 के जून माह में 28 जून 1778 को जो मेमत का युद्ध हुआ था। मेमत का युद्ध 28 जून 1778 को वॉशिंगटन तथा हेनरी क्लिंटन के मध्य हुआ था, जिसमें वॉशिंगटन की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के समय 1776 से 1783 के मध्य इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इसमें इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के समय इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड अमेरिका से पागल हो रहा है। आयरलैंड जो अमेरिका के लिए पागल हो रहा है, ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? तो यह कहा था हॉरेस वॉलपेल के द्वारा। हॉरेस वॉलपेल ने कहा था कि आयरलैंड जो अमेरिका के लिए पागल हो रहा है। अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होकर आयरलैंड ने शासन की स्वायत्तता के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष को तेज कर दिया, जिसके कारण इंग्लैंड को उसकी अधिकांश मांगे स्वीकार करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र व्यवहार समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पत्र व्यवहार समिति का जो गठन है यह सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। सैमुअल एडम्स के द्वारा 1722 में पत्र व्यवहार समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलेसेज एक्ट कब लागू हुआ था? तो मोलेसेज एक्ट जो 1764 में लागू हुआ था। मोलेसेज एक्ट 1764 में पारित हुआ। इस एक्ट के तहत सीरा, रम, चीनी पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी। तो अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि अमेरिका क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक अन्य महत्वपूर्ण कथन है कि जुड़ जाओ या मर जाओ, जुड़ जाओ या मर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में निम्नलिखित में से किस बस्ती की स्थापना जेम्स ओगलेथॉर्पे के द्वारा की गई? तो अमेरिका के अंदर कौन सी बस्ती है, कौन सी बस्ती की स्थापना जो जेम्स ओगलेथॉर्पे के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जॉर्जिया की स्थापना। 2 नंबर ऑप्शन। जॉर्जिया नामक बस्ती की स्थापना 1732 में जेम्स ओगलेथॉर्पे के द्वारा की गई थी। इस बस्ती में इंग्लैंड की जेल से अपराधियों को लाकर बसाया गया था। तो
जेम्स ओगलेथोर्पे के द्वारा की गई इस बस्ती में इंग्लैंड की जेल से अपराधियों को लाकर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाउनशेंड के कर अधिनियम में कितनी वस्तुओं पर कर लगाया गया। तो टाउनशेंड शेड कर अधिनियम के तहत कितनी वस्तुओं पर कर लगा था। तो यह लगा था 5 वस्तुओं पर कर। 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो 5 वस्तुएं थी। टाउनशेंड ने चाय, शीशा, सिक्का धातु, रंग और कागज पर कर लगाया था। और इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित कल की क्लास रहेगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।